हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹500 में हम आपको डेली MCQs भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेली फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। यहाँ पे क्विज़ेज़ वाले सेक्शन में चले जाना। जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल UGC नेट कॉमर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे सेट्स आ जाएंगे और फ्री में आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी हाल ही में हमने UPHESE के लिए टोटल जो सेट्स हैं वो 50 कंप्लीट कर लिए हैं। तो यानी आप UPHESE के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो फ्री में 50 सेट्स यानी टोटल 500 क्वेश्चंस फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो और वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सेइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आपको कह रहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ये पता करने का कि आपको क्या करना है और उस काम को करने के लिए बेस्ट तरीका और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। यानी मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है प्लानिंग का और जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं एक एंटरप्राइज में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उनको हम रेगुलेट करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। थर्ड जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो प्रीमियर पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे भी कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। तो आइए एक बार इवेल्युएट करते हैं स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ये जानने की कला है कि आपको क्या करना है और उस काम को सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे चीपेस्ट वे में कैसे आप कर सकते हैं, यही मैनेजमेंट है। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो FW टेलर की एक डेफिनेशन है। यानी कि ये जो है वो डायरेक्ट आपको टेलर की डेफिनेशन से उठा के दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि मैनेजमेंट क्या है वो प्लानिंग करता है और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैं बेसिक से टफ की तरफ चलूँगा और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैंने वीडियो पहले ही बना लिया है वहाँ मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि आपको कहाँ से वो चीज़ पढ़नी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको मैनेजमेंट थिंकर के बारे में दे रखा है जैसे फ्योल, टेलर, मैक्स वेबर, मूने और रिले के बारे में। और लिस्ट 2 में आपको कुछ बुक्स के बारे में दे रखा है, कुछ लिटरेरी वर्क के बारे में दे रखा है। आपसे कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच कराना है। तो आइए मैच कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्योल की। तो हेनरी फ्योल ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिखा था 1916 में। तो आपको फ्योल को मैच कराना है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन से। अब बात करते हैं टेलर की। तो FW टेलर ने बुक लिखा था शॉप मैनेजमेंट इन द ईयर 1903। तो आपको इससे मैच कर लेना है। मैक्स वेबर की बात करते हैं तो इन्होंने एक बुक दिया था जिसका नाम था इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 1922 में लिखी गई थी ये बुक। तो मैक्स वेबर ने ये बुक लिखा था इकोनॉमी एंड
सोसाइटी इन द ईयर 1922। तो इस बुक का नाम आपको याद होना चाहिए। और लास्ट है मूने एंड रिले। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, पूरा नाम है जेम्स डी मूने, और जो रिले है उनका पूरा नाम है एलन सी रिले। बोथ वर द फर्स्ट इन यूएसए टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थ्योरी इन द ईयर 1931। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो मूने और रिले थे ये अमेरिका में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दिया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों यूएसए में पहले थे, दुनिया में नहीं, यूएसए में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दिया था इन द ईयर 1931। और जिस बुक में इन्होंने क्लासिकल थ्योरी दिया था उस बुक का नाम था ऑनवर्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ऑनवर्ड इंडस्ट्री ये बुक का नाम है। और इसी बुक को इन्होंने रीनेम कर दिया था इन द ईयर 1939, 1939 में, और बुक का नाम रख दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1939 में लिखा गया था बाय मूने एंड रीले। तो इस पूरे कहानी को आपको ध्यान से समझना होगा कि जो मूने और रिले थे बोथ वर द फर्स्ट इन यूएसए टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थ्योरी इन द ईयर 1931 व्हेन देयर बुक वाज रिलीज्ड और पब्लिश्ड। बुक का नाम था ऑनवर्ड इंडस्ट्री। और आगे चल के इन द ईयर 1939 ये जो ऑनवर्ड इंडस्ट्री जो बुक था इसको इन्होंने रीपब्लिश कर दिया विथ अ न्यू टाइटल। टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मूने और रिले को आपको मैच कराना है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी होंगी। जैसे फ्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, टेलर के बारे में पता होना चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कवर कर ली हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। आप मैच करा के एक बार देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकलेन्स नीड थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेटिंग नीड। आपको बताना है कि मैकलेन का जो थ्योरी ऑफ नीड था उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा मोटिवेटिंग नीड का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है नीड फॉर पावर, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकलेन ने थ्योरी ऑफ नीड दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अ मैन एट वर्क कैन मोटिवेट फ्रॉम थ्री नीड्स, थ्री फॉलोइंग नीड्स। पहला था नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा था नीड फॉर पावर, और तीसरा था नीड फॉर एफिलिएशन। ये शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। पहला था नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा था नीड फॉर पावर या इसको पावर भी पढ़ते हैं, या फिर नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर सिक्योरिटी नहीं था। अगर आपने मैस्लो की जो हायरार्की नीड है वो पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बेसिक नीड और बहुत सारे जो नीड्स थे वो आपने पढ़े हैं, 5 तरीके के जो नीड्स हैं। तो उन्हीं नीड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो अगर हम फर्स्ट नीड की बात करें, नीड फॉर अचीवमेंट, तो वो रिलेटेड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से। और जो नीड फॉर पावर है वो रिलेटेड है एस्टीम नीड से। यहाँ पे पावर का मतलब है हैविंग कंट्रोल ओवर अदर पीपल और इवेंट, ठीक है। और नीड फॉर एफिलिएशन जो रिलेटेड है वो है सोशल नीड से रिलेटेड, जिसमें आप लव अफेक्शन जो है ये सारी चीज़ें चाहते हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेटिंग नीड। तो सिक्योरिटी नीड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैकलेन का नीड थ्योरी जो है वो मैंने पहले ही कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी आपको 2 लिस्ट दे रखा है। एक तरफ आपको लिस्ट 1 में मोटिवेशनल जो थ्योरीज हैं उनके बारे में बताया है, और दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो आइए मैच कराते हैं। फर्स्ट है इक्विटी थ्योरी। तो इक्विटी थ्योरी जो है वो इनपुट और आउटपुट के बारे में बताती है, यानी मोटिवेटिंग डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स।
यानी कि इक्विटी थ्योरी जो है एडम स्मिथ ने दिया था। तो उसमें एडम स्मिथ ने ये कहा था कि मोटिवेट होने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम कितना इनपुट लगा रहे हैं और उसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, यानी कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं और बदले में रिजल्ट क्या हो रहा है, मिल रहा है, और इस आउटकम को हम खुद से और दूसरों से भी कंपेयर करते हैं। तो ये इक्विटी थ्योरी है। नेक्स्ट है विक्टर ब्रूम्स थ्योरी। तो विक्टर ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होगा उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे। यानी पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव अ गोल टू द एक्सटेंड दैट दे एक्सपेक्ट, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया है, दैट दे एक्सपेक्ट दैट सर्टेन एक्शन विल हेल्प देम बाय रीच द गोल। यानी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ज़्यादा वो मोटिवेटेड होंगे। नेक्स्ट है पॉटर एंड लॉलर मॉडल। इसके अंतर्गत 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, जिसमें मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप बताने की बात कही गई। नेक्स्ट है हर्जबर्ग थ्योरी। तो आप सभी ने 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ा ही होगा। तो इसमें हम हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर के बारे में आपको बताया है कि अ चैलेंजिंग जॉब दैट हैज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ विल मोटिवेट एम्प्लॉय। ये सब सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, जैसे अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ग्रोथ हो गया। ये सब सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो यानी आप देख रहे हैं कि सामने सामने एकदम मैच हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बाय द वे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप इक्विटी थ्योरी हो, विक्टर ब्रूम की थ्योरी हो या फिर हर्जबर्ग की थ्योरी, तो ये सारे थ्योरीज मैंने पहले ही कवर कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 2 में आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखा है, जैसे स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, इंस्ट्रक्शन एंड चेक, शॉप डिसिप्लिन। आपको लिस्ट 2 में जो एलिमेंट दे रखा है उसी का मीनिंग आपको लिस्ट 1 में दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो अब आइए जानते हैं कि लिस्ट 2 में जो एलिमेंट दे रखा है वो कहाँ से है। तो जो लिस्ट 2 में एलिमेंट दे रखा है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से। और ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने दे रखा है? ये दे रखा है टेलर ने। तो टेलर ने ये बोला कि टोटल 8 ऐसे मेंबर होंगे जो सारा काम ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे। 4 ऐसे मेंबर होंगे जो प्लानिंग से रिलेटेड होंगे और 4 जो हैं वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होंगे। यानी 4 ऐसे मेंबर होंगे जो प्लानिंग का काम कराएंगे। और प्लानिंग का काम कौन कौन कराएगा, इसमें मैं नोट करा दे रहा हूँ। फर्स्ट है रूट क्लर्क, सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ है वर्कशॉप डिसिप्लिनेरियन, और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड 4 लोग होंगे। फर्स्ट है स्पीड बॉस, सेकंड है रिपेयर बॉस, थर्ड है इंस्पेक्टर, फोर्थ है गैंग बॉस। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिया है टेलर ने। टेलर ने ये बोला कि 4 मेंबर्स जो होंगे वो प्लानिंग का काम कराएंगे और 4 जो होंगे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने का काम करेंगे। प्लानिंग में 4 लोग होंगे। फर्स्ट है रूट क्लर्क, सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और फोर्थ है वर्कशॉप डिसिप्लिनेरियन। और एग्जीक्यूशन में 4 लोग होंगे। फर्स्ट है स्पीड बॉस, सेकंड है रिपेयर बॉस, थर्ड है इंस्पेक्टर और फोर्थ है गैंग बॉस। तो यही जो 8 एलिमेंट्स हैं इन्हीं में से आपको 4 दिया है। तो आपको एक एक करके बताना है कि सबका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंस्पेक्टर की। तो इंस्पेक्टर का ये काम है कि क्वालिटी चेक करना है वर्क का, कि क्वालिटी किस तरीके का। तो टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज डन बाय इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है स्पीड बॉस।
तो स्पीड बॉस ये देखता है कि जो काम आपने किया है वो विद इन टाइम किया है कि नहीं, यानी कि वर्क इज़ कंप्लीटेड इन टाइम। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो समय पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी स्पीड को चेक करना स्पीड बॉस का काम है। यानी टू सी दैट वर्क इज़ कंप्लीटेड इन टाइम इज़ डन बाय स्पीड बॉस। नेक्स्ट है शॉप डिसिप्लिन। ये देखते हैं कि अब्सेंटिज्म कितना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो कितने अब्सेंट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें शॉप डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन एंड चेक्स। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शन इशू करता है रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ वर्क, यानी किस तरीके से आपको काम करना है। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन एंड चेक्स के अंतर्गत आती हैं। तो आपको डी को मैच करना होगा 3 से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मैनेजरियल ग्रिड द मैनेजर हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट आर कंसर्न्ड ओनली फॉर पीपल आर नोन एज व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर्स। आपको बताना है कि एक मैनेजरियल ग्रिड में जो मैनेजर होता है जो बहुत ही कम कंसर्न होता है प्रोडक्शन को लेके, यानी उसकी जो चिंता है, उसका जो कंसर्न है वो प्रोडक्शन पे बहुत ही कम है या नहीं है, लेकिन उसका जो कंसर्न है वो पीपल पे, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उस पर उनका ध्यान बहुत ही ज़्यादा है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैनेजर ऐसा करता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर इज़ ही। आपके ऑप्शंस हैं 1-1 मैनेजमेंट, 5-5 मैनेजमेंट, या 9 एंड 1 मैनेजमेंट, या फिर 1 एंड 9 मैनेजमेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप से। मैंने थ्योरीज ऑफ लीडरशिप ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अब सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें, क्योंकि थ्योरीज ऑफ लीडरशिप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में टोटल 4 तरीके की थ्योरीज हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, सेकंड है बिहेवियरल, थर्ड है सिचुएशनल, और फोर्थ है न्यू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। और उसमें से जो बिहेवियरल जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बिहेवियरल जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें टोटल 4 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज़, सेकंड है मिशिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज़, थर्ड है मैनेजरियल ग्रिड, और फोर्थ है लिकर्ट्स फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है मैनेजरियल ग्रिड की, जिसे हम लीडरशिप ग्रिड भी कहते हैं। आज के टाइम पे इसको हम लीडरशिप ग्रिड के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जान लेते हैं कि जो लीडरशिप ग्रिड है वो क्या है। मैनेजरियल ग्रिड या फिर लीडरशिप ग्रिड को दिया है रॉबर्ट आर ब्लैक। मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जे.एस. मॉर्टन। तो मैनेजरियल ग्रेड को दिया है रॉबर्ट आर ब्लैक और जे.एस. मॉर्टन ने। और यहाँ पे जब भी मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं कई बार ये टर्म यूज़ कर चुका हूँ, मैनेजरियल ग्रेड या फिर लीडरशिप ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या है? ग्रेड बोलते हैं इन बॉक्सेस को, ये जो छोटे छोटे बॉक्स आप देख रहे हैं इन्हीं को ग्रेड कहते हैं। और ये ग्रेड जो है वो लीडरशिप स्टाइल को दिखाते हैं, यानी हर एक बॉक्स जो है वो एक डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को दिखाता है। और ये टोटल जो बॉक्सेस हैं वो हैं 81, यानी टोटल 81 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल को ये बॉक्स दिखाता है, और इन्हीं सारे बॉक्सेस को हम मैनेजरियल ग्रेड कहते हैं। तो ये जो 81 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल हैं ये सभी आपको नहीं पढ़ना है, टोटल आपको सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो फर्स्ट है 1-1 मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत जो मैनेजर है वो लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और लो कंसर्न फॉर पीपल होता है, यानी कि उसकी जो चिंता है, उसका जो कंसर्न है वो न तो प्रोडक्शन पे होता है और न ही पीपल पे होता है। सेकंड होता है 9-9 स्टाइल, या फिर इसको 9-9 मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें जो मैनेजर होता है वो हाई कंसर्न करता है फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल, यानी उसे प्रोडक्शन की भी चिंता है और एम्प्लॉयज़ की भी चिंता है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो 1-1 स्टाइल को बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, और 9-9 स्टाइल को बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है 1-9 मैनेजमेंट। इसमें लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर पीपल,
यानी जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है उस पे बिल्कुल कंसर्न नहीं करता है, लेकिन जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे ज़्यादा वो कंसर्न करता है। नेक्स्ट है 9N1 मैनेजमेंट। 9N1 मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल होता है। यानी कि जो लीडर होता है वो प्रोडक्शन को लेके बहुत चिंतित होता है, यानी उसे एम्प्लॉय से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने प्रोडक्शन पे फोकस करता है, उसका कंसर्न, उसकी चिंता जो होती है वो प्रोडक्शन पे होती है, और लो कंसर्न होता है पीपल पे। और लास्ट है 5N5 मैनेजमेंट, जिसको हम मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें न तो हाई होता है कंसर्न, न ही लो होता है, बल्कि मीडियम होता है, यानी मॉडरेट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड मॉडरेट कंसर्न फॉर पीपल। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी बना के दिखा सकते हैं, जैसे ओ वाई एक्सिस पे आप कंसर्न फॉर पीपल लिख सकते हैं, और ओ एक्स एक्सिस पे आप कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लिख के आप इस जो डायग्राम है इसको बना सकते हैं। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन द मैनेजरियल ग्रेड द मैनेजर हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड ओनली कंसर्न फॉर पीपल। तो 1-1 स्टाइल में हम क्या देखते हैं, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। 1-1 में क्या होता है, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल, यानी जो लीडर होता है वो, उसका कंसर्न कोई नहीं होता है, उसकी चिंता ना प्रोडक्शन होती है ना तो पीपल होता है। नेक्स्ट है 5-5 मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो कंसर्न होता है वो मॉडरेट होता है, यानी ना हाई होता है ना ही लो होता है, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को लेके हो, यानी पीपल को लेके हो। नेक्स्ट है 9N1 स्टाइल। इसमें हम देखते हैं कि हाई कंसर्न होता है फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। लास्ट है 1-9 मैनेजमेंट। इसमें लो कंसर्न होता है फॉर प्रोडक्शन और हाई कंसर्न होता है फॉर पीपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछ रहा है आपको, लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, बट हाई कंसर्न फॉर पीपल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और आपको लास्ट वाला भी याद होना चाहिए, जो कि है 9 मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और हाई कंसर्न फॉर पीपल, दोनों ही हाई होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है, आपको 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 2 में आपको मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में बताया है, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिस्ट 1 में दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, तो आइए मैच कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी एक्स की। तो आप सभी जानते हैं थ्योरी एक्स जो है वो ये कहता है कि एम्प्लॉय खुद से काम करना पसंद नहीं करता, यानी ऑप्शन ए को आप मैच करा देंगे थर्ड से। नेक्स्ट है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई ये कहता है कि एम्प्लॉय खुद से काम करना पसंद करता है, यानी कि एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क ऑन हिज ओन। तो आपको सेकंड को फोर्थ से मैच करा देना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हायरार्की थ्योरी। तो आपने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा था, जिसमें मैस्लो ने नीड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, इगोइस्टिक नीड जिसे हम स्टीम नीड भी कहते हैं, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में बताया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि हायरार्की नीड में मैस्लो ने 5 तरीके के नीड बताए थे, जिसमें स्टीम नीड या फिर इगोइस्टिक नीड के बारे में बताया था। तो आप हायरार्की नीड को मैच करा सकते हैं स्टीम नीड से। नेक्स्ट है हाइजीन थ्योरी। तो हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, आपने पढ़ा ही होगा। तो 2 फैक्टर थ्योरी में आपने देखा होगा कि एक हाइजीन फैक्टर्स थे और दूसरे मोटिवेशनल फैक्टर्स थे। तो हाइजीन थ्योरी को आप मैच करा सकते हैं मोटिवेशनल फैक्टर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट स्केलर चेन प्रिंसिपल एज गिवन बाय फ्योल। आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्केलर चेन प्रिंसिपल से रिलेटेड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फॉलो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन अथॉरिटी। यानी कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हैं, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई बात कहता है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो वहाँ पे चाहे ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए कम्युनिकेशन, वो एक लाइन अथॉरिटी में होता है, यानी एक सिस्टमैटिक पैटर्न उसका होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन
अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन ये बनाया गया है, जो स्केलर चेन प्रिंसिपल है, इसमें जो कम्युनिकेशन की एक चेन होगी, इसे हम किसी भी परिस्थिति में तोड़ नहीं सकते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, नीदर ए और नॉर बी इज करेक्ट, डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब एक बात जान लेते हैं कि ये स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो देखिए, स्केलर चेन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम बना लेना चाहिए। स्केलर चेन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बना ले रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए के बाद बी हो गया, सी हो गया, डी और ई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम एल एम एन ओ बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कर लेते हैं ऑर्डर दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन जो है ऑर्डर के फॉर्म में है, अगर हम मान लेते हैं कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्डर के फॉर्म में है, तो ए डायरेक्ट ई को ऑर्डर नहीं दे सकता। ए को सबसे पहले ऑर्डर देना होगा बी को, बी जो ये ऑर्डर पास करेगा सी को, और सी जो है वो डी को करेगा, तब जाके ये जो ए का इंफॉर्मेशन था वो डी से ई को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें, रिक्वेस्ट या सजेशन की बात करें, तो अगर ई को कोई रिक्वेस्ट करना है ए को, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसे भी लाइन अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ई जो है वो डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, और फाइनली बी जो है ए को बोलेगा। ये रिक्वेस्ट नीचे से ऊपर जा सकती है। इसी तरीके से एल एम एन ओ पी जो है वो काम करेंगे, तो इसे हम स्केलर चेन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती। अगर कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर डी को सीधे एन से बात करना है, सेम लेवल पे बात करना है, तो ये एक ब्रिज का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के केसेस में किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फॉलो थ्रू पोजीशन इन द लाइन अथॉरिटी, यानी कि आपको ये लाइन अथॉरिटी फॉलो करनी ही पड़ेगी। आप डायरेक्ट कोई चीज़ नीचे वालों को नहीं कह सकते। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि इमरजेंसी सिचुएशन में डी जो है वो एन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ओनली ए इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is not associated with theories of motivation? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए एच मैस्लो, क्रिस आर्गेरिस, या फिर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, या फिर पीटर एफ ड्रकर। तो सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो की, जिसको हम ए एच मैस्लो भी कहते हैं शॉर्ट में। इन्होंने दिया है नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें इन्होंने नीड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो ये जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्रिस आर्गेरिस, ये जो है इन्होंने दिया है आर्गेरिस मैच्योरिटी थ्योरी, इन्होंने दिया है आर्गेरिस मैच्योरिटी थ्योरी। तो आर्गेरिस मैच्योरिटी थ्योरी ये कहती है that people in work organization will have a tendency to grow from an infant to a matured state। यानी इन्होंने ये कहा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, तो वो इन्फेंट से मैच्योर्ड स्टेट तक वो जाता है, यानी वो इस तरीके से मोटिवेट होता है और इस तरीके से वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इन्फेंट से मैच्योर्ड स्टेट तक जाता है। तो ये भी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया है, जिसको हाइजीन और मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रकर, ये मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने एक टर्म दिया है जिसको बोलते हैं एमबीओ,
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म को दिया, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ एमबीओ भी कहते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन द ईयर 1954। 1954 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो वो हैं पीटर एफ ड्रकर। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने मैच दो कॉलम रखा है ताकि आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाए पढ़ने को, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप रिवाइज कर सकें। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ बुक्स का नाम दे रखा है और लिस्ट 2 में आपको मैनेजमेंट थिंकर के बारे में दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो आइए मैच कराते हैं। फर्स्ट बुक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, ये लिखा है LF उर्विक ने, तो ए को मैच करा देंगे आप 3 से। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये लिखा है मैस्लो ने, यानी AH मैस्लो। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ वर्क, ये लिखा है हसबर्ग ने, तो C को मैच करा देंगे सेकंड से। और लास्ट है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको लिखा है क्रिस आर्गेरिस ने, तो फोर्थ को मैच करा देंगे A से। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी ये डिफरेंट है और पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी लिखा है मैस्लो ने और पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन लिखा है क्रिस आर्गेरिस ने, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये मैच हो जाएगा करेक्टली D से। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। क्विज़ेस में जब आप यूजीसी नेट कॉमर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। 1 जुलाई से यहाँ पर भी आपको सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा इसमें लेक्चर की प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली यूट्यूब पे लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यूट्यूब पे लेकर जाएगा। यूट्यूब पे हमारी जो भी प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं और जो वीडियो आप देखना चाहें उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट कॉमर्स के अलावा पीजीटी कॉमर्स में भी खुद को इनरोल कर सकते हैं, यूपीएचईएससी में भी खुद को इनरोल कर सकते हैं।